हेलो स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि 9 होते हैं, जैसे सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड्स इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, है ना। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो आगे हम सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज इन लिक्विड्स। ओके, फर्स्ट वन इज सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से जो ये सॉलिड्स हैं लिक्विड में सॉल्यूबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब सॉल्यूट ऐड होता जाता है, सॉलिड सॉल्यूट, कौन सा? सॉलिड सॉल्यूट। सॉल्यूट तो आपको पता ही है क्या होता है, जो कि कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें ऐड होना होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जब ये सॉलिड सॉल्यूट कंटिन्यूसली ऐड होता जाता है किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट में, इट कीप्स ऑन डिजॉल्विंग, मतलब वो घुलता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा? उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती जाएगी। जितना ज़्यादा सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता जाएगा उतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। ओके, फिर क्या होता है जब यहाँ पे हम घोलते रहते हैं सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में, तो एक स्टेज आ जाती है जब ये सॉलिड सॉल्यूट जो है डज नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ओके, मतलब जब हम सॉलिड सॉल्यूट को डिजॉल्व करते जाएंगे, जो कि जो टेम्परेचर हमें दिया गया है, तो एक स्टेज आ जाएगी जब ये सॉलिड सॉल्यूट जो है ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो। ऐसा क्यों होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हो चुके हैं किसमें? सॉल्वेंट में, वो किसके साथ कोलाइड करते हैं? सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ, जो कि हम ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुके हैं, और सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपस में कोलाइड करते रहेंगे और क्या क्या करेंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस सेपरेशन इज नोन एज, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या हुई? जब हम सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में ऐड करते जाएंगे, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके सेपरेट आउट हो जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है कि जो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन है वो किसके इक्वल चला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल, और डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। मतलब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और प्रोसेस होना बंद हो जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब ये प्रोसेस होगी, मतलब नो मोर सॉल्यूट विल बी एडेड इन द सॉल्यूशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू डिसॉल्यूशन, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सी स्टेज? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हुए? जो कि गिवन टेम्परेचर पे हमने जितने सॉलिड सॉल्यूट्स किसी सॉल्वेंट में डाल सकते थे डाल दिए, उसके बाद जो है डिजॉल्व होना वो बंद हो गए, उसको क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे? जो उसी टेम्परेचर पे हम और सॉलिड सॉल्यूट्स ऐड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, मतलब वो कितना उसमें सॉलिड सॉल्यूट जा चुका है, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। सो वी कैन डिफाइन ऑन दिस बेसिस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड in a liquid at any temperature is defined as the maximum amount of solid solute। मैक्सिमम मतलब जितने उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं उतने। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड मतलब सॉल्वेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर हमें दिया गया है उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट मतलब कितने ज़्यादा हम सॉलिड्स उस लिक्विड में ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ओके। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सो हमारे पास कई तरह के ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ओके। सो इन दिस हम क्या देखते हैं कि जनरली क्या होता है, सॉलिड जो है वो उस लिक्विड में डिजॉल्व होंगे जो कि उसके केमिकली सिमिलर होगा। ठीक है। केमिकली मतलब उसका एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सॉलिड्स की भी और लिक्विड्स की भी। सो वी कैन से दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके। तो इसके लिए हम कैसे पता लगाएं कि क्या कौन से सॉलिड्स जो हैं किस लिक्विड में डिजॉल्व होंगे? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, मींस आयनिक कंपाउंड्स जो हैं लाइक NaCl डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स ओके। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ओके। सो इन्होंने क्या बोला, आयनिक किस में डिजॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स। ओके। आयनिक कंपाउंड्स किस में डिजॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है। और वेरी लेस और नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकते, या होंगे भी तो बहुत ही लेस सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के आगे जैसे कि बेंजीन, इथर एक्सेट्रा। तो सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स किस में जाएंगे? नॉन पोलर कंपाउंड्स मतलब कि जो सॉल्यूट होंगे वो किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, है ना। सो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? NaCl जो है आयनिक कंपाउंड है, तो वो किस में डिसॉल्व होगा? H2O में, जो कि पोलर सॉल्वेंट है। और नॉन पोलर सॉल्यूट्स जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एक्सेट्रा, ये किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। और वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों? वाटर में क्यों लेस सॉल्यूबल है? क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट्स हैं। ओके। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम कॉमन साल्ट जो कि हम
कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं घरों में, वो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है देन शुगर। ओके, सॉल्ट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन शुगर। क्यों क्यों ऐसा है? बिकॉज सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड है और शुगर जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, सो कोवेलेंट जो है वाटर में डिजॉल्व उतना नहीं हो सकता बिकॉज वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, है ना, और आयनिक जो है उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। सो सॉल्ट की वाटर में सॉल्युबिलिटी है 5.3 मोल्स पर लीटर और शुगर की है 3.8 मोल्स पर लीटर। अब इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि ये वाटर है। ओके, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें विद देयर चार्जेस, दिस इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। और NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। कैसे? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और अगर ये डिसोसिएट हो जाएंगे तो Na पॉजिटिव, सोडियम के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव का, तो इसकी तरफ कौन से अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको सराउंड कर लेंगे बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से ये सोडियम का है और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसकी तरफ कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले, है ना। नेगेटिव लाइक दिस। ऐसा क्यों होता है कि इनमें जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो कि ऑपोजिट्स को अट्रैक्ट करती हैं और ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्या करता है, आयंस ऑफ द क्रिस्टल अपार्ट, मतलब इन आयंस को अपार्ट कर देता है, एक दूसरे से जुदा कर देता है और कट ऑफ कर देता है। ठीक है, और जब ये अपार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो ये क्या होते हैं, एक शीथ बना देते हैं इन आयंस के अराउंड। जब ये शीथ बना देंगे तो ये इन दोनों को रोकेगी आपस में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, इनको आपस में जुड़ने से रोक देगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा मतलब दे प्रिवेंट द रिकम्बिनेशन ऑफ आयंस। सो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेटेड। मतलब अब जो है ये आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं वाटर में, तो ये क्या हो गए, हाइड्रेट। ठीक है, सो देयर इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ दीज आयंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। सो जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस एनर्जी। और जब ये आयंस हाइड्रेट हो जाते हैं तो ये एक टाइप की एनर्जी रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। सो we can say that a substance dissolves if hydration energy is greater than
लैटिस एनर्जी। मतलब सब्सटेंस तभी डिसॉल्व होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा लैटिस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी इन वाटर, द वेरियस आयनिक सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो मतलब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं सब्सटेंसेस की। फर्स्ट वन है those substances whose solubility increases continuously with increase in temperature। मतलब solubility increase होगी किससे, टेम्परेचर जब राइज करेगा। इस तरह का बिहेवियर इसलिए भी होता है कि इन ऑल सच सब्सटेंसेस द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, जो हीट मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। सो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे तो हीट एब्जॉर्ब करने पर वो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सो इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, व्हाई, on increasing the temperature heat is absorbed and the equilibrium shift toward forward direction and consequently more solute will be added in the solvent। तो solubility increase होती जाएगी जब हम हीट करेंगे उसको, तो सॉल्यूशन बनता जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स हैं इसके, सोडियम नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी किससे, राइज इन द टेम्परेचर। इसका रीजन ये है कि जब ये प्रोसेस होगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाते वक्त तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक। सो डिसोल्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल्स हैं इसके, लाइक सेरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ओके, थर्ड सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ना ही इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है, बट कैसे, कंटिन्यूसली। मतलब कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो या तो डिक्रीज होती जाएगी बीच में, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, फिर से डिक्रीज हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे सब्सटेंसेस। सो इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होती है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब ये पहुंच जाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक दूसरे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच रहे हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चाहे आप हीटिंग करते रहो, हीटिंग करते वक्त ही जिस टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही जी है, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अगर हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट का, तो ये अल्फा टू बीटा फॉर्म चेंज हो जाता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, और ऐसे ही अगर हम
हाइड्रेटेड फॉर्म लें, मतलब हो रही हैं चीज सब्सटेंसेस, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड 4H2O, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2H2O, बट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है ये चेंज हो रहा है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ रहा है। ओके, सो इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि किस तरह से ये सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। सो सॉल्युबिलिटी कर्व्स बनाई है हमने, मतलब solubilities are plotted against the temperature. So two types of graph we can get. First one is this: with the increase in temperature, solubility also increases or decreases. Okay, यहाँ पे अगर हम NaCl और KCl की बात करें तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, बट अगर हम यहाँ पे सेरियम सल्फेट की बात करें तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस कर्व, मतलब यहाँ पे बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई है, कंटिन्यूअसली या तो डिक्रीज हो रहे हैं या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम दूसरा ग्राफ लें तो उसमें हम देख रहे हैं बीच में कुछ लोब्स आ रहे हैं, है ना? ये जो लोब्स हैं ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आते हैं, जो कि ये डिफाइन करते हैं कि वो किसी एक फॉर्म से सब्सटेंस दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। क्यों? क्योंकि पहले वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर जब वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच रहा है और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बाद वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं। ये एग्जाम्पल हैं कैल्शियम क्लोराइड के। ये पहले 6H2O के में था, फिर 4H2O में, फिर 2H2O में। ओके, वैसे ही अमोनियम नाइट्राइड का भी अल्फा और बीटा फॉर्म। सो दीज आर द solutions of solids in liquids.